हम्म, हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल सरिता अमित ऑनलाइन पे। आज से हम लोग ये हमारे केवीएस एनवीएस के लिए हिंदी सब्जेक्ट का तैयारी स्टार्ट करेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वही है हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। तो फ्रेंड्स, हमारा पहला टॉपिक हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, यानी हम हिंदी भाषा का उद्भव कैसे हुआ, आज हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोगों को पता होगा कि जो हमारा टीआरई 2 का एग्ज़ाम होगा वो किस तरह से होगा। टीआरई 2 का जो एग्ज़ाम होगा वो 100 नंबर का होगा, जिसमें कि हमारा 40 क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव टाइप आएंगे और जो 15 क्वेश्चन है वो डिस्क्रिप्टिव लिखने वाला होगा, जो कि 60 नंबर का होगा। इस तरह से हमें डिस्क्रिप्टिव भी लिखना होगा और ऑब्जेक्टिव भी लगाना होगा। उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग पहले तो पूरा डिटेल्स पढ़ेंगे और फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे इसका प्रैक्टिस, यानी किस तरह से हम लिखें कि हमें 4 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा तो उसमें 4 में से 3.5 या 4 नंबर हमें मिल जाए। तो सबसे पहले हम डिस्क्रिप्टिव जब तक नहीं पढ़ेंगे जब तक हम लिखना नहीं कर पाएंगे। तो हमारा पहला जो स्टार्टिंग है वो यही से स्टार्ट होगा कि हिंदी भाषा का उद्भव कैसे हुआ। तो जैसे कि आपको पता है कि भारत में प्रमुख रूप से आर्य परिवार एवं द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोली जाती है। उत्तर भारत की जो भाषाएं हैं उसे आर्य परिवार की तथा दक्षिण भारत की जो भाषाएं हैं उसे हम द्रविड़ परिवार की भाषा कहा जाता है। द्रविड़ परिवार की भाषा कहा जाता है। उत्तर भारत की आर्य भाषाओं में संस्कृत सबसे प्राचीन है, जिसका प्राचीनतम रूप ऋग्वेद में देखने को मिलता है। इसकी उत्तराधिकारिणी जो थी वो हिंदी थी। भारतीय आर्य भाषाओं को यानी भारतीय आर्य भाषाओं के काल को मोटे तौर पर 3 खंडों में विभक्त किया गया है, यानी 3 भागों में बांटा गया है। जिसमें पहला है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल, जिसका समय 1500 से 500 ईस्वी पूर्व तक है। दूसरा है मध्य भारतीय आर्य भाषा काल, जिसका समय जो है 500 से 1000 ईस्वी तक है। और नंबर थर्ड है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल, जिसका समय 1000 ईस्वी से अब तक है। तो फ्रेंड्स, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल में वैदिक संस्कृत एवं लौकिक संस्कृत 2 भाषाएं थी। चारों वेदों जैसे ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद इसी काल की रचना है। यानी चारों वेद ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद जो वेद थे वो सब जो थे ये वैदिक काल के ही रचना है। और उपनिषद भी इसी काल की रचना है। इनमें भाषा का एक रूप नहीं है। इनमें जो है भाषा का एक रूप नहीं है। जैसे ऋग्वेद संस्कृत में का प्राचीनतम ग्रंथ है। संस्कृत का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है तो ऋग्वेद है। लौकिक संस्कृत में देखें तो रामायण महाभारत आदि लिखे गए और संस्कृत में ऋग्वेद सबसे पहला ग्रंथ है और लौकिक संस्कृत में रामायण और महाभारत लिखे गए। इस काल की भाषा योगात्मक थी। सब इस काल की जो भाषा थी वो योगात्मक थी, लोगों को जोड़ने वाली थी। शब्दों में धातु रूप सुरक्षित थे। भाषा में संगीतात्मकता थी। जैसे कि आप लोग देखे होंगे रामायण की चौपाइयाँ गाई जाती है, महाभारत के श्लोक को भी लोग उत लय ताल के साथ गाते हैं। पदों का स्थान निश्चित नहीं था। शब्द भंडार में तत्सम शब्दों की प्रचुरता थी। ये सब हमें डिस्क्रिप्टिव में इसी टाइप के लिखना होगा। उसी को ध्यान में रखते हुए हमने ये नोट्स टाइप किया है। अब है कि मध्य भारतीय आर्य भाषा काल में 3 भाषाएं विकसित हुई। मध्य भारतीय आर्य भाषा काल जो था उस समय 3 भाषाएं विकसित हुई। में पहली थी प्राकृत भाषा, जिसका समय 500 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी तक था। दूसरी थी प्राकृत भाषा, जिसका समय 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक था। नंबर 3 थी अपभ्रंश, जिसका समय जो था 500 से 1000 ईस्वी तक था।
तो फ्रेंड्स, पाली को मागधी भाषा भी कहा जाता है। यह बौद्ध धर्म की भाषा थी। पाली भाषा जो थी वो बौद्ध धर्म की भाषा थी। और बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? भगवान बुद्ध। बौद्ध साहित्य पाली भाषा में लिखा गया और त्रिपिटक पाली में लिखे गए। बौद्ध साहित्य जो था पाली भाषा में लिखा गया और बौद्धों का जो ग्रंथ था त्रिपिटक, वो भी पाली भाषा में ही लिखा गया। त्रिपिटक के नाम जो थे वे थे सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। 3 पिटक लिखे गए, एक सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। प्राकृत भाषा बोलचाल की भाषा होने के कारण पंडितों में प्रचलित नहीं थी। संस्कृत जो थी नाटकों के पात्र इस बोली का प्रयोग करते थे। संस्कृत भाषा जो थी उसका प्रयोग नाटक में जो पात्र होते हैं, जो कैरेक्टर होते हैं, वो लोग संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। और बोलचाल की जो भाषा थी वो प्राकृत थी। जैन साहित्य, उसी समय जैन साहित्य उभरा, जो कि जैन साहित्य प्राकृत भाषा में लिखा गया। प्राकृत भाषा के 5 भेद थे। अब हमने संस्कृत पढ़ा, पाली पढ़ा, अब हम प्राकृत पढ़ रहे हैं। अब प्राकृत भाषा के 5 भेद थे। पहला था सौरसेनी प्राकृत, जो मथुरा सुरसेन जनपद में बोली जाती थी। इसे मध्य प्रदेश की बोली भी कहा गया है। सौरसेनी प्राकृत जो थी वो मथुरा और सुरसेन जनपद में बोली जाती थी। इसे मध्य देश की बोली भी कहा गया है। 85 प्राकृत, यह जो थी उत्तर पश्चिम में कश्मीर के आसपास की भाषा थी। 85 प्राकृत जो थी उत्तर पश्चिम में कश्मीर के आसपास बोली जाती थी। उसी तरह थी महाराष्ट्री प्राकृत, इसका मूल स्थान जो था वो महाराष्ट्र था। फ्रेंड्स, नंबर 4 थी अर्धमागधी प्राकृत। यह मागधी और सौरसेनी के बीच का क्षेत्र की भाषा थी। अर्धमागधी जो थी वो मागधी और सौरसेनी के बीच के क्षेत्र में जो था वहाँ पे बोली जाती थी। नंबर 5 पे था मागधी प्राकृत। यह मगध के आसपास प्रचलित थी। मगध आपको पता है बिहार में था। अब आता है हमारा अपभ्रंश भाषा का प्रयोग 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक हुआ। हमारा क्वेश्चन आ सकता है ऑब्जेक्टिव में, अपभ्रंश भाषा का प्रयोग कब से कब तक हुआ? तो हमारा आंसर जो होगा वो होगा अपभ्रंश भाषा का प्रयोग 500 से 1000 ईस्वी तक हुआ था। इस भाषा को यानी अपभ्रंश को औहत, देश भाषा, देसी भाषा आदि नामों से पुकारा गया। अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ है बिगड़ा हुआ। फ्रेंड्स, अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो बिगड़ा हुआ होता है। आपसे पूछा जा सकता है कि अपभ्रंश शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? तो हमारा आंसर होगा, इसे आप लोग टिक कर लीजिएगा। अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ है बिगड़ा हुआ, बिगड़ा हुआ या गिरा हुआ। जब भाषा का रूप संस्कृत न रहकर बोलचाल का सामान्य रूप हो जाता है तो पंडितों की दृष्टि में वह भाषा बिगड़ी हुई मानी जाती है। पंडित यहाँ कहने से मतलब है विद्वानों, ऐसा नहीं पंडित यहाँ जाति से कोई अर्थ बताया जा रहा है कि पंडित जाति यानी अभी तो सभी जातियाँ पढ़ने लगी, सभी लोग पढ़ने लगे, लेकिन पहले जो था पढ़ा लिखा विद्वान पंडित ही होते थे। ब्राह्मण जो होते थे वही वेद के ज्ञाता होते थे। इस तरह से इसीलिए यहाँ लिखा गया है कि जब भाषा का रूप संस्कृत न रह करके बोलचाल का सामान्य रूप हो जाता है तो पंडितों यानी विद्वानों की दृष्टि में वह भाषा बिगड़ी हुई मानी जाती है और तब वे उसे अपभ्रंश की संज्ञा देते हैं। तब हमारे विद्वान उसे अपभ्रंश मानते हैं। फ्रेंड्स, अब है अपभ्रंश भाषा का आरंभ कब हुआ? अपभ्रंश भाषा का प्रारंभ कब से हुआ? इस संबंध में 3 मत है। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अपभ्रंश भाषा का प्रयोग कब से हुआ और कौन कौन से इसे अपभ्रंश भाषा के प्रयोग मानने वाले थे, मत देने वाले कौन कौन थे? तो वहाँ पे आपका आंसर ये क्वेश्चन 4 नंबर का आएगा तो लगभग आपको 75 से 100 नंबर के आस वर्ड्स में आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना होगा।
तो यहाँ है कि डॉक्टर उदय नारायण तिवारी ने अपनी पुस्तक हिंदी भाषा का उद्गम और विकास में अपभ्रंश का जन्म काल जो है यानी अपभ्रंश भाषा की शुरुआत 700 ईस्वी से स्वीकार करते हैं। उसी तरह डॉक्टर नामवर सिंह जो हैं अपनी ग्रंथ हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान। अब यहाँ ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि नामवर सिंह का ग्रंथ कौन सा था, ये आपका ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। तो आपको याद रखना होगा कि नामवर सिंह का ग्रंथ जो था हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान किसका ग्रंथ था, तो नामवर सिंह का था। उन्होंने कब से अपभ्रंश भाषा की शुरुआत मानी, तो उन्होंने 700 ईस्वी से अपभ्रंश भाषा की शुरुआत मानी। सेम उसी तरह क्वेश्चन पूछा जाता है डॉक्टर उदय नारायण तिवारी ने अपनी पुस्तक कौन सी थी, तो आपका आंसर याद होना चाहिए हिंदी भाषा का उद्गम और विकास। और डॉक्टर उदय नारायण तिवारी और नामवर सिंह दोनों ही अपभ्रंश भाषा का शुरुआत जो है जन्मकाल 700 ईस्वी स्वीकार करते हैं। तो डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार अपभ्रंश का जन्म जो है 500 ईस्वी के आसपास हुआ था। अपभ्रंश भाषा का प्रयोग कालिदास के नाटक विक्रमोर्वशीय में निम्न वर्ग के पात्रों द्वारा किया गया है। अब यहाँ अपभ्रंश भाषा का प्रयोग जो कालिदास का नाटक है विक्रमोर्वशीय, उसमें निम्न वर्ग का जो पात्र हैं जो अपनी बोलचाल की भाषा में अपभ्रंश का प्रयोग करते हैं। 6ठी शताब्दी के अलंकारवादी आचार्य भामह ने भी अपभ्रंश का उल्लेख संस्कृत एवं प्राकृत के साथ करते हुए इसे काव्य उपयोगी भाषा बताया है। जो भामह थे अलंकारवादी आचार्य, उन्होंने भी संस्कृत एवं प्राकृत के साथ अपभ्रंश का उल्लेख जो है संस्कृत और प्राकृत के साथ करते हुए इसे काव्य में उपयोग की जाने वाली भाषा बताया है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन से ऐसे संस्कृत आचार्य हुए जिन्होंने काव्य में उपयोग की जाने वाली भाषा अपभ्रंश को माने, तो हमारा आंसर होगा यहाँ पे भामह। नेक्स्ट ये भी पूछा जा सकता है भामह अपभ्रंश 6ठी शताब्दी में कौन से आचार्य माने अपभ्रंश को काव्य उपयोगी भाषा, तो भामह यहाँ भी आंसर होगा। ये भी ऐसे भी हो सकता है भामह ने अपभ्रंश को किस समय काव्य उपयोगी भाषा बताया, तो यहाँ हमारा आंसर होगा 6ठी शताब्दी। तो फ्रेंड्स एक क्वेश्चन को कई तरह से घुमा फिरा के बताया जा सकता है और इसे पूछा भी जा सकता है। ये डिपेंड करता है कि एग्जामिनर उस समय जिस टाइम एग्जाम पेपर बना रहा है किस तरह के मूड में है। पेपर को चाहे तो इजी से इजी बना सकता है और कठिन से कठिन बना सकता है, लेकिन हमारा आंसर तो थोड़ी नहीं बदलेगा, आंसर वही होगा। अब है अपभ्रंश का साहित्य में प्रयोग 1200 ईस्वी तक हुआ, यदि इसका काल 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक ही माना जाता है। वैसे अपभ्रंश का जो प्रयोग हुआ 1200 ईस्वी के आसपास तक हुआ, लेकिन अपभ्रंश का जो समय है वो 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक ही माना जाता है। 1000 ईस्वी के आसपास हिंदी का प्रयोग साहित्य में प्रारंभ हो गया था। जैसे कि आप सभी को पता है अमीर खुसरो जो थे, अमीर खुसरो को हिंदी का प्रथम कवि बहुत लोग मानते हैं, किंतु कुछ काल के बाद में ही अपभ्रंश का प्रयोग साहित्य में होता रहा। यानी 1000 ईस्वी में हिंदी भाषा का प्रयोग जो था आरंभ हो गया था, लेकिन 1000 के बाद तक यानी कोई भी चीज़ अचानक से बंद तो नहीं हो जाती है ना, धीरे धीरे वो प्रचलन से जाती है। जैसे धीरे धीरे कोई भी भाषा आती है वैसे धीरे धीरे कोई भी भाषा प्रचलन से जाती भी है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास इसी अपभ्रंश से हुआ। आधुनिक आर्य भाषा जो थी उसका विकास इसी अपभ्रंश से हुआ। हिंदी का विकास भी अपभ्रंश से ही हुआ, अतः हिंदी की जननी अपभ्रंश को माना जाता है। उत्तर भारत में अपभ्रंश के 7 क्षेत्रीय रूपांतरण प्रचलित थे, जिनमें आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का कालांतर में विकास हुआ। इनका विवरण जो है इस प्रकार है। उत्तर भारत में अपभ्रंश के 7 क्षेत्रीय रूपांतरण प्रचलित थे, जिसमें से ये है जैसे सरसेनी अपभ्रंश जो है, सरसेनी अपभ्रंश से कौन कौन सी आर्य भाषाएं निकली, इसमें है पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती। उसी तरह 85 अपभ्रंश से पंजाबी और लहंदा
ब्राचर अपभ्रंश से सिंधी, खस अपभ्रंश से पहाड़ी भाषा, महाराष्ट्री अपभ्रंश से मराठी भाषा, अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी और मागधी से बिहारी, उड़िया, बंगला, असमिया, हिंदी एवं अन्य भारतीय आज भाषाओं का विकास अपभ्रंश के क्षेत्रीय भेदों से हुआ। क्षेत्रीय भेद जैसे कहा जाता है ना, कोस कोस पे पानी बदले 3 कोस पे वाणी। तो फ्रेंड्स, जिस तरह से हम कुछ दूर पे जाते हैं ना, 3 कोस पे वाणी बदल जाती है। जैसे कोस कोस पे 1 मील जाने पे पानी बदल जाता है, उसे 3 मील जाने के बाद हमारी वाणी यानी भाषा में अंतर देखने को मिलेगा आपको। इस विवेचन के आधार पर भाषाओं के क्रमिक विकास का निम्न रूप से हम समझ सकते हैं। जैसे कि अब आपको ये ऑब्जेक्टिव में भी दे सकता है कि किस तरह से भाषा का विकास हुआ। तो पहले वैदिक भाषा, फिर वैदिक के बाद संस्कृत आई, संस्कृत के बाद पाली आई, पाली के बाद प्राकृत आई, प्राकृत के बाद अपभ्रंश आया, फिर हिंदी और बाद में अन्य आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं आई। तो इस तरह से हम कह सकते हैं हिंदी भाषा की उत्पत्ति मूलतः सौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई, यानी हिंदी भाषा का उद्भव कैसे हुआ। कल हम लोग हिंदी भाषा का उद्भव और विकास इसके आगे का पार्ट पढ़ेंगे। तो यदि EMRS आप लोग हिंदी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं और फुल डिटेल्स में हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल सरिता अमित ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और जो फ्रेंड्स हिंदी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं और वो कहीं से कोर्स परचेज नहीं कर पा रहे हैं तो उन तक हमारे वीडियो को प्लीज़ शेयर करें ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। हमारा मेन मकसद वीडियो बनाने का यही है कि मैं जो बच्चे नहीं कहीं से कोर्स परचेज कर पाते हैं या टीचर्स को देखती हूँ मैं बहुत शॉर्ट में पढ़ाते हैं, इस कारण से हमारा आंसर लिखते टाइम उतना वर्ड नहीं मिल पाता और उनको तो अपनी कोर्स बेचनी होती है और हम एग्ज़ाम में रह जाते हैं। 2 टीचर 3 जगह 4 जगह हम लोग कोर्स खरीदते रहते हैं, लेकिन कोई भी टीचर फुल डिटेल्स में नहीं पढ़ाता है। इसलिए हमारा मेन मकसद आप लोगों का हेल्प करना है। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।